अध्याय 10 हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन नगरीकरण भाग 2 उद्भव, उत्थान और अवसान। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा। लगता है अपने अस्तित्व की पूरी अवधि भर यह संस्कृति एक ही प्रकार के औजारों, हथियारों और घरों का प्रयोग करती रही। सारी जीवन पद्धति में एक रूपता बनी रही। वही नगर योजना, वही मुहरें, वही मृण मूर्तियाँ और लंबे लंबे चर्ट फलक दिखाई देते रहे। लेकिन इस अपरिवर्तनीयता पर बहुत अधिक जोर देना ठीक नहीं होगा। हमें मोहेनजोदड़ो की मृदभांड कला में समय समय पर परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। ईसा पूर्व 19वीं सदी में आकर इस संस्कृति के दो महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहेनजोदड़ो लुप्त हो गए। लेकिन अन्य स्थानों में हड़प्पा संस्कृति धीरे धीरे क्षीण हुई और क्षीण होते होते भी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अपने सीमांत क्षेत्रों में लंबे समय तक जीवित रही। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव जानना जितना कठिन है, उतना ही कठिन उसका अंत जानना है। कई हड़प्पा पूर्व बस्तियों के अवशेष पाकिस्तान के निचले सिंध और बलूचिस्तान प्रांत में तथा राजस्थान के कालीबंगा में मिले हैं। हड़प्पा पूर्व किसान उत्तर गुजरात के नागवाड़ा में भी रहते थे, परंतु किस तरह इन देशी बस्तियों से परिपक्व हड़प्पा संस्कृति उद्भूत हुई, यह बात स्पष्ट नहीं है। न ही हमें इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि इस उपमहादेश के हड़प्पाई नगरों के पनपने में किसी बाहरी प्रभाव का हाथ था। हो सकता है कि हड़प्पा की शहरी संस्कृति के विकास में मेसोपोटामिया के नगरों से कुछ प्रेरणा मिली हो, परंतु हड़प्पा संस्कृति देशी ढंग की थी, इस बात में कोई शंका नहीं है। इसमें कई ऐसे तत्व हैं जो इसे पश्चिम एशिया की समकालीन संस्कृतियों से पृथक करते हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों की योजना जाल पद्धति की है और इसमें सड़कों, नालियों और मलकुंडों की अच्छी व्यवस्था है। दूसरी ओर मेसोपोटामिया के नगरों में बेतरतीब बढ़ते जाने की प्रवृत्ति देखी जाती है। हड़प्पा संस्कृति के सभी नगरों में सभी मकान आयताकार हैं, जिनमें पक्का स्नानघर और सीढ़ीदार कुआं संलग्न हैं। पश्चिम एशिया के नगरों में इस तरह की नगर योजना नहीं पाई गई है। संभवतः कीट द्वीप के नोसस नगर को छोड़ प्राचीन युग के किसी भी अन्य नगर में जल निकास का ऐसा उत्तम प्रबंध देखने को नहीं मिला। हड़प्पाई लोगों ने पकी ईंटों के इस्तेमाल में जिस कौशल का परिचय दिया है, वैसा पश्चिम एशिया वाले नहीं दे पाए। हड़प्पाइयों के मृदभांड और उनकी मुहरें अपने खास ढंग की हैं और इन पर अंकित पशु मंडल स्थानीय हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी एक खास लिपि बनाई, जिसका मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि से कोई साम्य नहीं है। यद्यपि हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन संस्कृति थी, तथापि इसमें कांसे का सीमित उपयोग हुआ और ज़्यादातर पत्थर के औजार ही चलते रहे। अंत में हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र जितना विशाल था, उतना विशाल और किसी भी समकालीन संस्कृति का नहीं था। हड़प्पा नगर की संरचना 5 किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है और इस तरह कांस्य युग में अपने ढंग की बृहत्तम संरचनाओं में आती है। अभी तक हड़प्पा जैसा नगर विस्तार अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिला है। मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताएं तो 1900 ईसा पूर्व के बाद भी टिकी रहीं, लेकिन हड़प्पा की नगरीय संस्कृति लगभग उसी समय लुप्त हो गई। इसके बहुत से कारण बताए जाते हैं।
कहा जाता है कि सिंधु क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 3000 ईसा पूर्व के आसपास तनिक सी बढ़ी और फिर ईसा पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी के आरंभ भाग में कम हो गई। इससे खेती और पशुपालन पर बुरा असर पड़ा। कुछ लोगों का मत है कि पड़ोस के रेगिस्तान के फैलने से मिट्टी में लवणता बढ़ गई और उर्वरता घटती गई। इसी से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। दूसरा मत यह है कि जमीन धंस गई या ऊपर उठ गई, जिससे इसमें बाढ़ का पानी जमा हो गया। भूकंप के कारण सिंधु नदी की धारा बदल गई, जिसके फलस्वरूप मोहेनजोदड़ो का पृष्ठ प्रदेश वीरान हो गया। यह भी मत है कि हड़प्पा संस्कृति को आर्यों ने नष्ट किया, पर इसका साक्ष्य बहुत कम है। कांस्य युग की इस विशालतम सांस्कृतिक सत्ता के विघटन के क्या क्या परिणाम हुए, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। हम नहीं जानते हैं कि क्या नगर के उजड़ जाने से वणिक और शिल्पी लोग देहात की ओर चले गए और वहां हड़प्पा के तकनीकी कौशलों को फैलाया। हमें सिंधु, पंजाब और हरियाणा की नगरोत्तर काल की स्थिति के बारे में काफ़ी जानकारी नहीं है। सिंधु क्षेत्र के भीतर हम खेतीहरों की बस्तियां तो पाते हैं, लेकिन पूर्व काल की संस्कृति के साथ उनका संबंध स्पष्ट नहीं होता है। हमें स्पष्ट और पर्याप्त जानकारी की अपेक्षा है। हड़प्पा संस्कृति की नगरोत्तर अवस्था। हड़प्पा संस्कृति शायद 1900 ईसा पूर्व तक जीती जागती रही। बाद में इसकी नगरीय अवस्था लुप्त सी हो गई। परिपक्व संस्कृति के परिचायक थे सुव्यवस्थित नगर निवेश, व्यापक स्तर पर ईंटों की संरचनाएं, लेखन कला, मानक बाट माप, दुर्ग नगर और निम्न स्तरीय शहरों के बीच अंतर, कांसे के औजारों का इस्तेमाल और काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड का निर्माण। इसकी शैलीगत एक रूपता समाप्त हो गई और शैली में भारी विविधता आ गई। नगरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के कुछ लक्षण पाकिस्तान में, मध्य एवं पश्चिमी भारत में तथा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देते हैं। इनका काल लगभग 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक हो सकता है। हड़प्पा संस्कृति की नगरोत्तर अवस्था को उप सिंधु संस्कृति भी कहते हैं। पहले इस संस्कृति को हड़प्पोत्तर बताया जाता था, पर अब यह उत्तर हड़प्पा संस्कृति के नाम से अधिक जाना जाता है। उत्तर हड़प्पा संस्कृतियां मूलतः ताम्र पाषाणिक हैं, जिनमें पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग होता था। इनमें धातु के ऐसे ही उपकरण बनते थे जिनकी ढलाई आसान है, फिर भी कुल्हाड़ी, छेनी, कंगन, वक्र अस्तुरा, बंसी और बरछा मिलते हैं। ताम्र पाषाण संस्कृति के लोग हड़प्पा संस्कृति की उत्तर अवस्था में गांवों में बस गए और खेती, पशुपालन, शिकार और मछली पकड़ने का धंधा करने लगे। शायद देहातों में धातु संबंधी तकनीकी जानकारी के फैलने से खेती करने और बस्तियां बन पाने में सहूलियत हुई। गुजरात के प्रभास पाटन (सोमनाथ) और रंगपुर जैसे कुछ स्थान तो हड़प्पा संस्कृति के मानो औरस पुत्र हैं, किंतु उदयपुर के निकटवर्ती आहार में हड़प्पाई तत्व कुछ एक ही पाए जाते हैं। गिलुंद में, जो आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र जैसा लगता है, ईंटों की संरचनाएं भी मिली हैं, जिन्हें लगभग 2000 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा जा सकता है। हालांकि पकाई हुई ईंटों के मिलने की खबर भगवानपुरा की उत्तर हड़प्पाई अवस्था के बारे में दी गई है, पर ईंट वाले स्तर का काल निर्धारण संदेहास्पद है। हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के लाल किला के गैरिक मृदभांड स्थल पर चंद ईंटें मिली हैं। फिर भी हड़प्पाई तत्व का प्रभाव
मालवा की उस ताम्र पाषाण संस्कृति पर, जिसकी सबसे बड़ी बस्ती नवदा टोली में है, बहुत कम है। यहाँ ताम्र पाषाण संस्कृति का काल लगभग 1700 से 1200 ईसा पूर्व है। जोरवे स्थलों पर भी जो तापी, गोदावरी और भीमा की घाटी में पाए गए हैं, यही बात लागू होती है। जोरवे बस्तियों में सबसे बड़ी है दैमाबाद की बस्ती, जो करीब 22 हेक्टेयर में बसी है और जहां 4000 आबादी हो सकती है। इसका स्वरूप आद्य नगरीय कहा जा सकता है, लेकिन अधिकांश जोरवे बस्तियां गांव ही हैं। नगरोत्तर हड़प्पाई बस्तियां स्वात घाटी में मिली हैं। यहाँ वे लोग पशु चारण के साथ साथ अच्छी खेती और पशुपालन भी करते थे। वे मंद चाल वाले चाक पर बने काला धूसर ओपदार मृदभांडों का प्रयोग करते थे। ये मृदभांड ईसा पूर्व 3री सहस्त्राब्दी और उसके बाद के उन मृदभांडों से मिलते हैं जो उत्तरी ईरान के पठार से प्राप्त हुए हैं। स्वात घाटी के निवासी भी चाक पर लाल पर काले रंग वाले मृदभांड तैयार करते थे, जो आरंभिक नगरोत्तर काल के मृदभांडों से निकट संबंध जताते थे। इनसे प्रकट होता है कि हड़प्पा से संबद्ध नगरोत्तर संस्कृति से इनका संबंध था। इसलिए स्वात घाटी को उत्तर हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी छोर मान सकते हैं। भारत स्थित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू में भी कई उत्तर हड़प्पा स्थलों की खुदाई हुई है। इनमें जम्मू में मंडा, पंजाब में चंडीगढ़ और संघोल, हरियाणा में दौलतपुर और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और हुलास उल्लेखनीय है। जान पड़ता है कि हड़प्पाई लोगों ने चावल की खेती तब शुरू की जब वे हरियाणा में दौलतपुर और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में हुलास पहुँचे। रागी उत्तर भारत के किसी भी हड़प्पा स्थल में अभी तक नहीं देखा गया है। आलमगीरपुर में उत्तर हड़प्पाई लोग संभवतः कपास भी उपजाते थे, जैसा कि हड़प्पा के मृदभांडों पर मिले कपड़े के छापों से अनुमान लगाया जा सकता है। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के उत्तर हड़प्पा स्थलों में जो चित्रित हड़प्पाई मृदभांड पाए गए हैं, उनमें आकृतियां अपेक्षाकृत सरल हो गई हैं। हालांकि कुछ नए पात्र प्रकार भी मिलते हैं। कुछ उत्तर हड़प्पा पात्र प्रकार भगवानपुरा के चित्रित धूसर मृदभांड अर्थात पेंटेड ग्रे वेयर अवशेषों से सम्मिश्रित पाए गए हैं। लेकिन इस काल में हड़प्पा संस्कृति पूर्ण विघटन की अवस्था में आ चुकी प्रतीत होती है। उत्तर हड़प्पा अवस्था में लंबाई मापने की कोई वस्तु नहीं पाई गई है। गुजरात के उत्तर काल में पत्थर के घनाकार बाट और पकी मिट्टी की पिंडिकाएं अर्थात टेराकोटा केक नहीं मिलते हैं। आमतौर से सभी उत्तर हड़प्पा स्थलों में मानव मूर्तिकाओं और वैशिष्ट्य सूचक चित्राकृतियों का अभाव है। यद्यपि गुजरात में वागदत्र (फायंस) अप्रचलित हो चुका था, तथापि उत्तर भारत में यह खूब चलता था। नगरोत्तर अवस्था में पहुंचने पर पश्चिम एशियाई केंद्रों से हड़प्पाइयों का व्यापार समाप्त हो गया। लाजवर्द मणि, चर्ट, इंद्रगोप मणि अर्थात कार्नेलियन बीड तथा तांबे और कांसे के पात्र व्यापार वस्तुओं में या तो लुप्त हो चुके थे या विरल हो गए थे। यह सब स्वाभाविक था, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में उत्खनित अधिकांश उत्तरकालीन हड़प्पा स्थल देहाती बस्तियां ही हैं। सिंधु घाटी में नए लोगों का आगमन। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरकालीन अवस्थाओं में कुछ बाहरी औजार और मृदभांड पाए गए हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि सिंधु घाटी में बाहर के लोग धीरे धीरे प्रवेश करने लगे थे। मोहेनजोदड़ो की अंतिम अवस्था में असुरक्षा और अशांति के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। आभूषणों की निधियां स्थान स्थान पर गड़ी मिली हैं और एक स्थान पर आदमी की खोपड़ियों का ढेर मिला है।
मोहेनजोदड़ो की ऊपरी सतहों पर नई किस्म की कुल्हाड़ियाँ, छुरे और पसलीदार और सपाट चूल वाली छुरियाँ मिली हैं। ये कुछ बाहरी आक्रमण के संकेत देती हैं। हड़प्पा की अंतिम अवस्था के एक कब्रिस्तान में नए लोगों के अवशेष मिले हैं, जहां नवीनतम स्तरों पर नए प्रकार के मृदभांड हैं। नए प्रकार के मृदभांड बलूचिस्तान के कुछ स्थलों पर भी मिलते हैं। पंजाब और हरियाणा के कई स्थलों पर लगभग 1200 ईसा पूर्व के उत्तरकालीन हड़प्पा मृदभांडों के साथ साथ धूसर मृदभांड अर्थात ग्रे वेयर और चित्रित धूसर मृदभांड अर्थात PGW पाए गए हैं, जो आमतौर से वैदिक लोगों से जुड़े हैं। ये सारे काम उन अश्वारोही लोगों के हो सकते हैं जो ईरान अथवा दक्षिण मध्य एशिया से पहाड़ियों के रास्ते आए होंगे। लेकिन अधिकांश नए लोग पंजाब और सिंधु के हड़प्पाई नगरों के तहस नहस होने के बाद आए। यद्यपि वैदिक आर्य अधिकांशतः उसी सप्त सिंधु प्रदेश में बसे जहां एक समय हड़प्पा संस्कृति विराजमान थी, तथापि हमें ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता है कि सुदृढ़ हड़प्पाइयों और आर्यों के बीच कोई भारी संग्राम हुआ था। 1500 ईसा पूर्व और 1200 ईसा पूर्व के बीच उत्तर हड़प्पा संस्कृति वाले लोगों के साथ वैदिक संस्कृति वाले जत्थों का कहीं कहीं सामना हुआ होगा। हड़प्पा उत्पत्ति की समस्या। लगभग 4000 ईसा पूर्व में पाकिस्तान के अंतर्गत चोलिस्तान की मरुभूमि में हकरा नदी के इलाके में हड़प्पा संस्कृति के पहले की अनेक कृषक बस्तियां मिलती हैं, लेकिन कृषक बस्तियां मृदभांड पूर्व नवपाषाण युग में सिंधु घाटी के किनारे बलूचिस्तान के पूर्वी छोर पर लगभग 7000 ईसा पूर्व में प्रकट हुई। इसी समय से लोग बकरियां, भेड़ और मवेशी पालने लगे। वे गेहूं और जौ भी उपजाने लगे। 5वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से जब अन्नागार का प्रचलन हुआ, जीविका उपार्जित करने की ये प्रक्रियाएं विस्तृत हुईं। 5वीं और 4थी सहस्त्राब्दियां ईसा पूर्व में कच्ची ईंटों का प्रयोग शुरू होने लगा। चित्रित मिट्टी के बर्तन और मिट्टी की स्त्री मूर्तियां भी बनने लगी। बलूचिस्तान के उत्तरी भाग में रहमान डेरी नामक स्थल पर नियोजित सड़कों और आवासों की व्यवस्था हुई और वह प्राचीनतम नगर के रूप में विकसित हुआ। यह स्थल पश्चिम में प्रायः हड़प्पा के समानांतर अवस्थित था। प्रत्यक्षतः प्रारंभिक और परिपक्व हड़प्पा संस्कृतियां बलूचिस्तानी बस्तियों से उत्पन्न हुईं। कभी कभी हड़प्पा संस्कृति के उद्भव का श्रेय मुख्यतः प्राकृतिक पर्यावरण को दिया जाता है। आज हड़प्पा क्षेत्र का पर्यावरण शिल्प और कृषि के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन 3री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में वहां का वातावरण शुष्क नहीं था। हमारे पास इन बातों के साक्ष्य हैं कि 3000 से 2000 ईसा पूर्व में सिंधु में भारी वर्षा होती थी और सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी सरस्वती में, जिसकी पहचान सिंधु की सूखी नदी हकरा से की जाती है, पानी का अच्छा बहाव था। कभी कभी सिंधु संस्कृति को सरस्वती संस्कृति कहते हैं, लेकिन हड़प्पाई हकरा में पानी का बहाव यमुना और सतलज की देन था। ये दोनों नदियां हिमालय में विवर्तनिक परिवर्धन के कारण कुछ शताब्दियों तक सरस्वती से मिली रहीं। इसलिए हड़प्पा संस्कृति को बढ़ावा देने का श्रेय सिंधु के साथ इन दोनों नदियों को भी मिलना चाहिए, न कि केवल सरस्वती को। इसके अतिरिक्त सिंधु क्षेत्र में भारी वर्षा होने के साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता है। क्या हड़प्पा संस्कृति वैदिक थी? कभी कभी हड़प्पा संस्कृति को ऋग वैदिक कहते हैं, लेकिन इस संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। नियोजित नगर, शिल्प, वाणिज्य और ईंटों की बनी बड़ी बड़ी संरचनाएं परिपक्व हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं हैं।
ऋग्वेद में ये विशेषताएं नहीं हैं। जैसा कि आगे देखेंगे, प्रारंभिक वैदिक जन कृषि के साथ पशुपालन करते थे। वे ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। प्रारंभिक वैदिक जन हड़प्पा संस्कृति के प्रायः संपूर्ण क्षेत्र में रहते थे, लेकिन वे लोग अफगानिस्तान में भी रहते थे। हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व नगर अवस्था 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक बनी रही, लेकिन ऋग्वेद का काल लगभग 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके अतिरिक्त हड़प्पा संस्कृति के लोगों और वैदिक लोगों को बिल्कुल समान वनस्पतियों और पशुओं की जानकारी थी, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। ऋग्वेद में केवल जौ का उल्लेख है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के लोगों को गेहूं, तिल और मटर की भी जानकारी थी। हड़प्पा संस्कृति के लोग गैंडा से परिचित थे, लेकिन यह वैदिक लोगों को अज्ञात था। बाघ के साथ भी यही बात है। वैदिक जन के मुखिया अश्व सवार होते थे। यही कारण है कि इस पशु का ऋग्वेद में 215 बार उल्लेख हुआ है। लेकिन हड़प्पा नगरवासियों को घोड़ों की जानकारी शायद ही थी। हड़प्पाई मृण मूर्तियों में हाथी मिलता है, लेकिन प्राचीनतम वेद में यह घोड़े की तुलना में महत्वहीन है। हड़प्पा संस्कृति के लोगों को लेखन कला ज्ञात थी। उनकी लिखाई को, जिसे सिंधु लिपि कहते हैं, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के लोगों की भाषा के बारे में हमें स्पष्ट अनुमान नहीं है, लेकिन प्रारंभिक वैदिक जन हिंद आर्य भाषा बोलते थे, जिसके भिन्न भिन्न रूप अभी भी दक्षिण एशिया में प्रचलित हैं। निरंतरता की समस्या। कुछ विद्वान हड़प्पा संस्कृति के बने रहने की चर्चा करते हैं और दूसरे विद्वान इसके नगरीकरण से देहातीकरण में परिवर्तन पर विचार करते हैं। चूंकि नगरीय संस्कृति हड़प्पा संस्कृति की मौलिक विशेषता थी, अतएव उसके समाप्त हो जाने पर हम इस संस्कृति के बने रहने की बात नहीं सोच सकते हैं। इसी प्रकार हड़प्पा संस्कृति के नगरों का देहातीकरण साधारण रूपांतरण नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि 1500 वर्षों के लिए नगर, लिपि और पकी ईंटों का लोप हो गया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये तत्व उत्तर भारत में कुषाण काल के नगरों के अंत के बाद लुप्त नहीं हुए थे। कहा जाता है कि उत्तर भारत के गंगा के मैदानों और अन्य क्षेत्रों में हड़प्पा संस्कृति 1900 ईसा पूर्व में अपने अंत के बाद भी बरकरार रही, लेकिन प्रथम सहस्त्राब्दी के प्रथमार्ध की मानी जाने वाली चित्रित धूसर मृदभांड की संस्कृति में हड़प्पा संस्कृति की कोई प्रमुख विशेषता नहीं मिलती है। चित्रित धूसर मृदभांड की संस्कृति में बड़ी इमारतें, पकी ईंटें, कांसा, नगरीकरण और लिखावट नहीं मिलती हैं। दूसरी ओर इस संस्कृति की अपनी विशिष्ट मृदभांड है। यद्यपि लगभग 1500 ईसा पूर्व के 1-2 पकी ईंटों के दृष्टांत प्रस्तुत किए जाते हैं, तथापि उत्तर भारत में लगभग 300 ईसा पूर्व में उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड अर्थात नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर में ही पकी ईंटें मिलती हैं। इसी प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद लिखावट ब्राह्मी लिपि के रूप में उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड की संस्कृति में प्रकट हुई, लेकिन यह लिपि बाएं से दाहिने लिखी जाती थी, जबकि हड़प्पाई लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी। इसी प्रकार उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड की उत्पत्ति हड़प्पा संस्कृति के मृदभांड से नहीं हो सकती है। उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड की अवस्था में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा के मैदानों में लोहे के प्रभावकारी प्रयोग ने नई सामाजिक आर्थिक संरचना को जन्म दिया, लेकिन लोहे और सिक्के जो उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड के साथ मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति के अंग नहीं हैं। यद्यपि हड़प्पा संस्कृति के कुछ छुटपुट मनके गंगा के मैदानों में पहुंच गए,
तथापि इन्हें हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख तत्व नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार हड़प्पा संस्कृति के मृदभांड और मृण मूर्तियाँ 2000 ईसा पूर्व के बाद तक बनती रहीं, लेकिन केवल ये ही वस्तुएं परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। फिर भी हड़प्पा संस्कृति के छुटपुट तत्व राजस्थान, मालवा, गुजरात और ऊपरी दक्कन की ताम्र पाषाण संस्कृतियों में बरकरार रहे। ऐसा लगता है कि 1900 ईसा पूर्व में नगरीय हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद हिंद आर्य और तत्कालीन मौजूदा संस्कृतियों के बीच कुछ आदान प्रदान होते रहे। हड़प्पा संस्कृति के लोगों की मानी गई मुंडा और प्राक द्रविड़ भाषाएं जारी रहीं। पारस्परिक आदान प्रदान के कारण आर्य तथा प्राक आर्य दोनों भाषाएं समृद्ध हुईं। हालांकि संस्कृत में मिट्टी के बर्तन और कृषि के लिए प्राक आर्य शब्द पाते हैं, लेकिन हिंद आर्यों की भाषा के ही जो इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में फैली थी अधिक शब्द पाते हैं। कालक्रम 7000 ईसा पूर्व, बलूचिस्तान में प्राचीनतम कृषक बस्तियां। 5वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व, अन्नागारों का अस्तित्व तथा कच्ची ईंटों का प्रयोग। 4000 ईसा पूर्व, चोलिस्तान पाकिस्तान में प्राक हड़प्पाई बस्तियां। 3000 से 2000 ईसा पूर्व, भारी वर्षा की कालावधि और सिंधु तथा सरस्वती में अच्छा जल प्रवाह। 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, परिपक्व हड़प्पा संस्कृति। 1900 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हड़प्पा संस्कृति की अधःपतित अवस्था। 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, नगरोत्तर हड़प्पा संस्कृति। 1800 ईसा पूर्व, लोथल में चावल का प्रयोग। 1700 ईसा पूर्व, यमुना और सतलज नदियां सरस्वती नदी को छोड़ देती हैं। घोड़ों और बैक्ट्रियाई ऊंटों की बलूचिस्तान में उपस्थिति। 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, भारतीय उपमहादेश में वैदिक लोगों के उत्तरोत्तर दलों का प्रवेश। 300 ईसा पूर्व, उत्तरी भारत में पकी ईंटों का प्रयोग और ब्राह्मी लिपि में लिखावट। हड़प्पाई पुरातत्व का कालक्रम। 1853 ईस्वी, अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पा संस्कृति की मुहर प्राप्त होना। 1921 ईस्वी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की। 1922 ईस्वी, राखालदास बनर्जी ने मोहेनजोदड़ो में सिंधु संस्कृति की खोज की। 1926 से 1931 ईस्वी, मोहेनजोदड़ो में E.J.H. मैके के द्वारा अतिरिक्त खुदाई। 1931 ईस्वी, मोहेनजोदड़ो में इस तिथि तक खुदाई जारी रही तथा मोहेनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 3 जिल्दों में प्रकाशित, लेखक जॉन मार्शल और अन्य, लंदन। 1938 ईस्वी, फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहेनजोदड़ो 2 जिल्दों में प्रकाशित, लेखक E.J.H. मैके। 1946 ईस्वी, मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा की खुदाई की। 1947 ईस्वी के बाद का काल सूरजभान, M.K. धावलिकर, J.P. जोशी, B.B. लाल, S.R. राव, B.K. थापर, R.S. बिष्ट तथा अन्य ने हड़प्पा संस्कृति तथा उससे संबद्ध स्थलों की खुदाई की।